बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान एक्सप्रेस न्यूज़ पे तकरार प्रोग्राम के साथ। पोलार्ड ने छक्के मार मार के लाहौर कलंदर्स को बाहर कर दिया पीएसएल से, लेकिन पीएसएल का फाइनल जो है वो तय हो गया कि लाहौर में होगा। ये वो लाहौर शहर है जिसमें थोड़े दिन पहले दहशतगर्दी का एक बड़ा वाकया हुआ था, जिसके बाद ये सवालात पैदा होना शुरू हो गए थे कि क्या यहाँ पे एकगी है। इसलिए सारे क्रिकेट खेलना और क्रिकेट देखना चाहते हैं, लेकिन क्या अभी यहाँ पे एक टूर्नामेंट करवाना अक्लमंदी का फैसला है? इससे बैनुल अक़वामी क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आएगी, या ये तय पा गया है कि यहाँ पे फाइनल होगा। लेकिन क्या इस फाइनल से इंटरनेशनल प्लेयर्स जो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जो एक क्लास खिलाड़ी हैं, जो पीएसएल में खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान में आएंगे? अगर आएंगे तो क्या यहाँ पे कि उनके मुताबिक शरीफ खानदान के खिलाफ पहला फैसला आने वाला है पनामा केस के फैसले की सूरत में? इस पे भी बात करेंगे। रद्दुल फसाद चल रहा है, इस पे भी बात करेंगे। फारूक अबीद साहब यहाँ पे मौजूद हैं लाहौर में, अहमद रजा कसूरी साहब मौजूद हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं और बड़े सीनियर सियासतदान हैं मंजे हुए। सर बहुत शुक्रिया आपका भी। तारिक पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। सरफराज नवाज साहब ये लेजेंड क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, और यहाँ पे इनके नाम का एक बाकायदा इंक्लोजर मौजूद है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, जो कई सालों से खाली पड़ा है। सरफराज नवाज साहब, वार्म वेलकम हमारे शो में आपको। सर कई साल हो गए क्रिकेट यहाँ पे नहीं हो रही। जिम्बाब्वे की एक टीम आई थी और उस वक्त भी एक इंसिडेंट हो गया था, डरते डरते वो टूर्नामेंट निकला था, कोई बड़े खिलाड़ी भी उसमें नहीं थे। आपके ख्याल में इस वक्त गवर्नमेंट का ये स्टेप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है? देखें, मेरे ख्याल में तो ये बड़ा हेस्ट में फैसला किया गया है, और इसको डिले भी मुझे लगता है इसलिए किया गया है कि दहशतगर्दों को ज़्यादा टाइम ना मिले कि वो अपना प्लानिंग कर सके। इसलिए 5-6 दिन जो डिले किया गया है, मुझे लगता है उसकी मेन वजूहात यही थी। और उसके बाद दूसरी चीज़ आपके सामने है कि सीनियर प्लेयर जो इमरान खान से लेके मियादाद, कादर, अमर सुहेल, माइसेल्फ, हमारा ख्याल है कि एक मैच कराने से कोई फायदा तो नहीं है। और ये भी है कि एक मैच लाहौरियों की ख्वाहिश है कि वो मैच देखना चाहते हैं तो मैच एक हो जाए। लेकिन आप देखें उस दिन जो फॉरेन मीडिया आएगा, ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि इसी साल बाहर की इंटरनेशनल टीमें आएंगी। वो मैं हैरान हूँ कि किस तरह का ये बयान दे रहे हैं, और अभी मैच हुआ नहीं और उसके बाद ये पहले ही बयान शुरू कर दिया। और उसके बाद जो फॉरन अल्लाह ना करे आ जाता है, उसकी सिक्योरिटी कैसे रोक सकते हैं? दूसरा मैं ये बता दूं कि प्लेयरों ने बहुत बड़ी डिमांड की है, 5 से 10 करोड़ डॉलर का उन्होंने कहा हम हमारी लाइफ इंश्योरेंस कराएं। और उसके बाद पीसीबी ने, पीएसएल वालों ने 10 से 50 हजार डॉलर एक्स्ट्रा उनको बैक हैंड में देने की भी ऑफर की हुई। और ये सारी चीजें आपके सामने मौजूद है। कोई खिलाड़ी और काफी खिलाड़ियों ने रिफ्यूज किया। अब आप देखें पूरी दुनिया में रिफ्लेक्ट क्या होगा कि कुछ खिलाड़ी रिफ्यूज कर रहे हैं, और ऐसे खिलाड़ी जो बी ग्रेड हैं वो या रिटायर्ड शुदा हैं, वो पैसे के लालच में शायद आ जाएं। मैच तो अंदर आराम से हो जाएगा, लेकिन ऐसा समय होगा जैसे अवाम भी कैदियों की तरह बैठी है, और उसके बाद ना कोई बाहर जा सकता है ना आ सकता है। और रात के अंधेरे में जब वापसी होगी तो उसका तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि सेफ एंड साउंड हो। जी नहीं, शाहिद लतीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। ये तो अहमद रजा कसूरी साहब एक फेस्टिविटी होती है अगर आप यहाँ पे स्पोर्ट्स करवा रहे हैं तो, लेकिन जो सरफराज नवाज साहब पिक्चर पेश कर रहे हैं वो तो कर्फ्यू की है। देखिए इमरान खान, बात यह है कि जहाँ तक इस फैसले का ताल्लुक है वो पॉजिटिव है, करना चाहिए। खौफ प्लेयर्स आने चाहिए, खौफ टूटना चाहिए, खौफ में नहीं रहना चाहिए। लेकिन आई टोटली एग्री विद सरफराज नवाज, अगर कज़ाफ़ी स्टेडियम के 3-3 मील के रेडियस में एक कर्फ्यू का समा, एक मार्शला का समा, और आप पता फॉरेन जर्नलिस्ट तो फिर तय तक पहुंचते हैं खबर लेने के लिए, वो जब इन रुकावटों पर जाएंगे और लोगों के तासरात नोट करेंगे और लोगों को एक हजूम को देखेंगे,
تو ایسے لگے گا کہ جیسے کہ ریاست پاکستان کی ایک سہمی ہوئی ہے. تو چیز یہ ہے کہ اس کا طریقہ ایک ہے کہ شریف فیملی سے جو 1,000 آدمی جو ان کے بچوں کو, ان کے خاندان والوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہے ٹیکس پیئر کے پیسے پر, ان کو وڈرا کر لیں اور ان کو وڈرا کر کے یہ ان کی ڈیوٹیاں لگائیں آن سیکیورٹی. دیکھیں بات یہ ہے, نہیں ایک منٹ, یہاں غیر ملکی پلیئرز ہیں تو یہ اپنی سیکیورٹی چھوڑ کے ان کو دے دیں, تو یہ کہاں باہر چلے جائیں واپس, یہ چلے جائیں اپنا کوئی 2-4 دن اپنا ریسٹ کریں جاتی عمرہ میں, کوئی لسی شسی پیئیں, کوئی پائے کھائیں, کوئی اپنا سر ایسے دیکھیں ان کی اپنی سیکیورٹی بھی اب وہاں کچھ ہو گیا وہ ایک علیحدہ مسئلہ بن جائے گا. یہ تو سارا کا سارا سیکیور رکھنا ہے. اوورآل بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا یہ وہ ماحول ہے جس کے اندر ایک بین الاقوامی ٹیم کو پاکستان میں میں سر آپ حق میں اس کے فاروق بھی صاحب. بسم اللہ الرحمن, بہت شکریہ عمران. میں تو کئی دنوں سے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے, جو انسرٹن اور فلوئڈ سیکیورٹی سچویشن ہے, اس میں اتنا بڑا میگا ایونٹ کرانا, دیکھیں یہ کوئی بہادری والی بات نہیں ہے. آرمی چیف نے اس کے لیے سیکیورٹی دینے کا وعدہ کیا. رائٹ, اب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان تمام خدشات کے باوجود اگر پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے کلیئرنس دے دی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں اب ان کی بھاری ذمہ داری ان پر آتی ہے, چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو, پروونشل گورنمنٹ ہو, پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے ہوں, کیونکہ اب انہوں نے انشور کرنا ہے کہ اس فائنل کو, اس ایونٹ کو ایک فول پروف 100% نہیں 200%, 300% سیکیورٹی کور جو ہے وہ دیا جائے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپریشن فساد چل رہا ہے, میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی ڈسٹریکشن ہو گئی ہے. یہ نجم سیٹھی صاحب نے لوگوں کو بڑی مشکل پوزیشن میں ڈال دیا. کس نے ان کو آتھرائز کیا تھا آج سے 10 دن پہلے کہ وہ اعلان کر دیں بھائی آپ کا شیڈول دبئی میں ہے, آپ لاسٹ منٹ پہ جب فیصلہ چینج کرتے ہیں, وینیو چینج کرتے ہیں, لوکیشن چینج کرتے ہیں, تمام ایڈمنسٹریشن کے نئے معاملات ہونے ہیں, تو آپ نے یہ کس کی اپروول کے تحت, کیا وہ تو 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ میں فائنل یہاں پہ کرواؤں گا. نہیں جی, پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہاں تک بھی کہا تھا کہ ٹورنامنٹ بھی یہاں پہ. عمران اگر 1 سال پہلے وہ اعلان کر دیتے کہ ہم نے جو کچھ ہے ہم نے کرنا فائنل لاہور میں, تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا, سب سیکیورٹی ادارے آن بورڈ ہوتے. ہیسٹ میکس ویسٹ, اللہ نہ کرے کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہو کہ لینے کے ہمیں دینے نہ پڑ جائیں. یہ 10 دن پہلے انہوں نے ایک دم کو برین ویو آئی ہے, خواب آیا, انہوں نے کہا چلو جی اس کو یہ کرتے ہیں. پتہ نہیں اس کی کوئی پولیٹیکل امپلیکیشن ہے, کیا اس سے پولیٹیکل مائلیج نواز شریف صاحب لینا چاہتے ہیں, یہ گورنمنٹ لینا چاہتی ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اب کیونکہ اگر فیصلہ ہو گیا تو ساری ذمہ داری سیکیورٹی کے اداروں پہ آئے گی کہ جناب انہوں نے فل پروف سیکیورٹی. فیصلہ ساز لوگ جو ہے شاہد لطیف صاحب, فیصلہ ساز لوگوں میں پھر آرمی چیف بھی ہے, انہوں نے بھی کہا کہ ہم سیکیورٹی دیں گے, ان کے بعد دوسری آپشن نہیں ہے, وہ تو دینی پڑے گی, ڈیوٹی جو ان کی ہے. اب فیصلہ کرنا تھا حکومت وقت نے, شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا, نواز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا, نجم سیٹھی صاحب ڈیسائیڈ کر چکے ہیں. ذمہ داری کس کے کاندھوں پہ زیادہ ہوگی سر؟ دیکھیں ذمہ داری تو لازمی چیز ہے, سیکیورٹی ایجنسیز پہ آ گئی نا ساری ذمہ داری. بالکل ساری, فیصلہ تو انہوں نے کر لیا. اب سارا جو دار و مدار ہے جنہوں نے اصل میں یہ اس کو ممکن بنانا ہے وہ تو آپ کے سیکیورٹی کے ادارے ہیں. اور اگر واقعی یہ آپ نے یہ کام کرنا تھا تو یہ بہت پہلے سے اس کے اوپر ورک شروع ہوتا, پلاننگ کی جاتی, ایک سسٹمیٹک طریقے سے آپ آگے چلتے. صرف چند دن پہلے یہ اناؤنس کر دینا اور کہنا جی کہ بس ہم نے فیصلہ کر لیا اور کہ لاہور میں پی ایس ایل ہوگا, یہ ساری سیریز. سر اس پہ ایک آرگومنٹ یہ ہے نا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کسی کو پلاننگ کرنے کا موقع ملے, تو یہ کیا 7 دن کافی نہیں ہوتے سر؟ کیپٹن مبین وہاں جا کے کھڑے ہوئے, انہوں نے موقع پہ پلاننگ کی اور کام کر دیا. نہیں, پہلے تو ایک بات یہ دیکھیں نا کہ اس سے ہم کیا حاصل کیا کریں گے. جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم اگر یہ کامیابی سے ایک میچ کروا لیں گے تو بڑا اعتماد ہوگا, بڑا لوگوں کے اندر کانفیڈنس ہوگا. دیکھیں ایک دن کی ایکٹیویٹی ساری سیکیورٹی پورے ملک کی اگر آپ لگا کے اس کو حاصل کر بھی لیتے ہیں تو کیا یہ بہت بڑی کوئی اچیومنٹ ہم اس کو کہہ سکیں گے کہ جناب دہشت گردی کے معاملے میں ہم نے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. جو دہشت گردی کا عالم ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. لاہور میں یکے بعد دیگرے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں, پورے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو اس سے کیا ہم اس کے بعد ہاتھ جوڑ کے بس بیٹھ جائیں گے کہ ہم نے جی کامیابی سے چونکہ کروا لیا لہٰذا ہم نے دہشت گردی پر قابو پا لیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی میچور قسم کی اپروچ نہیں ہے. دہشت گردی کے ساتھ جو کچھ ہم نے کرنا ہے, اور پھر یہ شاید اس چیز کو چھپانے کے لیے یہ کارروائی کی جا رہی ہے کہ جو دہشت گردی کے معاملات جو ہم نے کرنے تھے پچھلے 2 سال سے, ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے سول ادارے, خاص کر
जिन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उसमें शामिल कर लें, जिन्होंने नेशनल एक्शन प्लान को लेकर चलना था, जिन्होंने नेक्टा के जरिए दहशतगर्दी पर असल फॉलो अप एक करना था, जिसे हम ब्लो बैक कहते थे कि नॉर्थ वजीरिस्तान का ब्लो बैक जो है वो आएगा, स्लीपर सेल्स बनेंगे, रिएक्शन होगी, ये सारी चीजें हमें मालूम थी। तो 2 साल में हमने अगर कुछ नहीं किया तो इस एक दिन में आप लाहौर में यूं समझिए कि जैसे एक कर्फ्यू नमा सिचुएशन आप लाहौर में पैदा करेंगे, पूरे लाहौर में आपको सिक्योरिटी नजर आएगी। ये तो देखें, ये तो अभी हम पहले इन हालात में अगर आप कामयाबी हासिल कर लें तो क्या आपने दहशतगर्दी में बहुत बड़ा ये बड़ा सवाल है। अभी हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि एक मैच तो आप फाटा में भी करवा सकते हैं, पेशावर में, कराची में, लियारी में, कहीं भी एक मैच आप करवा सकते हैं। जरदारी साहब का पूरा काफिला गुजर गया कराची में से, इतने थ्रेट्स के बावजूद। मुहर्रम उल हराम के जुलूस गुजरते हैं 12 रबीउल अव्वल के, तो एक इवेंट तो आप करवा सकते हैं, लेकिन आप दुनिया को यह कैसे यकीन दिलाएंगे कि तसलसल के साथ आपका मुल्क इस काबिल अब है और यहां की सिक्योरिटी इतनी अच्छी है कि जो मर्जी आए और जो मर्जी करें, यहां पे खेलें कूदें, एंजॉय करें। तारिक पीरजादा साहब, इसका फैक्टर कितना बड़ा हो सकता है? क्योंकि इंडिया को बिल्कुल सूट नहीं करता, देखिए इमरान, और वो इसको पसंद भी नहीं करता। देखिए इमरान, इस वक्त जो दहशतगर्दी की मुल्क में लहर चल रही है, उसका माखिज जो है नई दिल्ली है, उसकी इस तैयारी का मकाम जो है वो काबुल है और अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत है, और वो रास्ते जो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं वो उसकी सरजमीन है। 8 वाकयात हो चुके हैं, 136 लोग मारे जा चुके हैं। भारत अब काबुल की हुकूमत, मैं काबुल की हुकूमत जानबूझकर कह रहा हूं, अफगानिस्तान की नहीं कह रहा हूं, और उसके साथ साथ दहशतगर्दी के पूरे सिलसिले, तो मैं ये कहूंगा कि आपने दर हकीकत अगर कोई वाकया नहीं होता है तो वो शायद दहशतगर्दों की अपनी मनसूबाबंदी में किसी खला का नतीजा तो हो सकता है, वरना जो माहौल इस वक्त है वो मुकम्मल दहशतगर्दी का है, वो पाकिस्तान में मुकम्मल हालत जंग का है। तो और मुकम्मल हालत जंग में ये तीसरे दर्जे की 4 टीमें और उनके को फाइनल मैच जो इन्होंने घड़े हुए हैं, उनको जुए और पना देने के लिए इन्होंने इस मैच का ऐलान किया है। और अफवाज पाकिस्तान को मैं हैरान हूं कि जनरल बाजवा ने ये कैसे सोचे बगैर, समझे बगैर एक बयान दे दिया कि हम इसको सिक्योरिटी की उन्होंने सोचना क्या है की बात नहीं है, कहेंगे सिक्योरिटी तो वो देंगे। हम सब लोग अभी कह के हटे हैं उनकी, सर देखें उनकी सिक्योरिटी ड्यूटी है ना पाक फौज की, उनको कोई कहेगा जी आपने सिक्योरिटी करनी है, वो ना तो करिए। सुन लें, नहीं, अगर आप मैच नहीं कराते हैं तो किस चीज की ड्यूटी है? उनकी ड्यूटी तो असल में रद्दुल फसाद है, हिंदुस्तान की कार्रवाइयों को रोकना है, काबुल की कार्रवाइयों को रोकना है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोकना है। ये तो आपने उनको एक मौका दे दिया है कि अफवाज पाकिस्तान को आजमाइश में डाल दें, और ये बात बड़ी खतरनाक है कि, और मैं इमरान की इस बात से मुत्तफिक हूं, इमरान खान की, कि अगर एक अनहोनी बात होती है तो फिर 10 साल के लिए फारिग है। यही शहबाज शरीफ की हुकूमत थी जब वो वाकया हुआ था, आपको याद होगा, उसके श्रीलंका के खिलाड़ियों वाला। मैं हैरान हूं कि लोग भूल जाते हैं कि तारीख बहुत, ये तारीख कदीम का वाकया तो नहीं है। तो आप लोग ये समझ लें कि आज अगर वाकया कोई नहीं होता है और ये मैच हो जाता है तो तब कौन सा तीर लग जाएगा। 10 वाकयात जो है दुनिया के दारुल हुकूमतों में लिखे हुए हैं कि यहाँ दहशतगर्दी। ये सर इसमें एक चीज और है, एक मैच से ये मामला नहीं बदल सकता। लेकिन सॉरी इमरान, ये एक और चीज साबित करता है, हमेशा से हम कह रहे हैं कि जब आप एक नॉन प्रोफेशनल शख्स को इस किस्म का ओहदा दे दें तो आप ये क्या शो कर रहे हैं? नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड। सर फौजी आप घूमते करते हैं, नॉन प्रोफेशनल तो बहुत आते हैं। नहीं, आप देखें ना नजम, ये तो सर नहीं, आप मुझे ये बताएं, मेरा ख्याल है उनकी जगह कोई और होता, कोई और। अब देखें ना, इट्स नॉट अ सेम डिसीजन कि जनाब आपका एक शेड्यूल फिक्स्ड है, फैसला हो चुका है, आप उसको चेंज कर रहे हैं, नोइंग कि पंजाब में एक स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है। सर लेकिन वो अगर नजम सेठी क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं है तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी नहीं है। एक नहीं तो ऑल द मोर को ये ऐलान करने की क्या जरूरत है? कहा कि यहां करवाएंगे। एक चीज, अब क्योंकि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, फ्रांस में होते हैं, जर्मनी में होते हैं, बाकी ममालिक में होते हैं, लेकिन वहां पे खेलों की सरगर्मियां और इवेंट्स खत्म नहीं होते, वो चलते रहते हैं। इसकी क्या वजह है कि हमारे यहां पे हम नहीं चला सके? क्या हम इस अफरियत में ज्यादा फंसे हुए? ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करें।
वेलकम बैक नाजरीन। सरफराज अहमद साहब, सरफराज नवाज साहब, सर मैं बड़ा एक छोटा सा मामला, इसको जरा थोड़ा अलग कर दें आप, सिक्योरिटी को भी थोड़ी देर के लिए, इसके साथ जुड़ी हुई पॉलिटिक्स को भी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पनामा से फैसले से तवज्जो हटाने के लिए जो है वो तवज्जो हटाओ मैच है, कि जरा थोड़ी लोगों की तवज्जो इस तरफ हो जाएगी। इन सारी चीजों को साइड पे करें। अगर पाकिस्तान में ये मैच होता है और इसमें कुछ प्लेयर्स भी आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे ए कैटेगरी के नहीं आते, बी या सी कैटेगरी के प्लेयर्स आ जाते हैं, तो पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर इसके असरात क्या होंगे सर? क्या हम अच्छी उम्मीद रखें? देखें इमरान, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक दिन का कोई पाकिस्तान का इंटरनेशनल मैच नहीं है कि कोर कमांडर साहब भी मीटिंग में थे, मियां शहबाज शरीफ साहब भी थे, और भी लोग थे। उन्होंने नजम सेठी को क्यों नहीं पूछा कि जो फाइनल करवा रहे हैं ये क्यों लेके आ रहे हैं? आपने तो बयान दिया टीवी के ऊपर कि हमें पता था कि टीम में जुआ होना है और हमने जुआ होने दिया, और जुआ में हम सबूत लेना चाहते थे इसलिए हमने रोका नहीं, और ऐसे ही उनको करने दिया। और जब उन्होंने जुआ कर लिया उसके बाद हमारे पास सबूत आ गए, फिर हमने उनको पकड़ा। और भाई ये कहाँ की अक्लमंदी है? अगर आपको पता था कि जुआ होने जा रहा है तो आप उससे पहले उनको पकड़ते। और पाकिस्तान की जो बदनामी पूरी दुनिया में हुई है कि PSL में जुआ ग्रुप है और जुए में लोग पकड़े गए हैं, मुअत्तल हुए हैं, और इस तरह की ये चीजें, ये इनको पूछते ना कि ये आप जुआरियों को पाकिस्तान PSL में फाइनल क्यों कराना चाहते हैं? सर मैं सर दोबारा से ये देखें, ये वो तहफ्फुज़ात है सारे, हम बात करते रहेंगे, बट सर फाइनल अब तय हो गया सर लाहौर में, इससे क्या क्रिकेट को फर्क पड़ेगा? मेरी दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा हूं कि आइंदा जो भी टीमें आएंगी वो एक रोज के लिए तो नहीं आएंगी। दो टीम जो भी आएंगी वो 1 माह 2 माह के लिए लाहौर, कराची, मुल्तान, मुख्तलिफ जगहों को मैचेस होंगे, तो वो किस तरह इनको मनूवर करेंगे? ये एक जगह की सिक्योरिटी तो हो गई। नॉर्मली तो जो टूर होते हैं 1-1.5 माह के होते हैं, 3 टेस्ट मैच, 5 ODI, 2 T20, उसको ये कैसे कहते हैं कि ये हम इस मुल्क में करा लेंगे? तो ये सारी चीजें सोचने वाली हैं सर। वो अगर इतने सारे मैच आ गए सर, ये तो फिर लाहौर ये तंग आ जाएंगे, बल्कि बड़े शहरों के शहरी जो हैं वो तो बेचारे घरों में बंद हो जाएंगे अगर इस तरह होंगे तो, यानी अगर ऐसी सिक्योरिटी होगी। नहीं, टूर तो ऐसे ही होते हैं ना। तो सर दहशतगर्दी खत्म करनी पड़ेगी ना फिर या तो आप ये कहें कि दहशतगर्दी खत्म कर दें पहले मुल्क से, उसके बाद फिर आप टीमों को बाकायदा दावत देके आ जाएं। देखें जो नजम सेठी हालात में हो सकता है इंडियन लिंक बीच में शरीक हो, और इंडियन लिंक की वजह से ये सारा हुकूमत पे, आर्मी के ऊपर और पूरी अपना एजेंसियों के ऊपर असरअंदाज होके ये चीजें हत्या कर रहा है। यू नेवर नो कि इसके पीछे इंडिया का हाथ हो। जी है, मतलब ज़हीर साहब बड़ी अजीब बात की है, यानी अब आर्गुमेंट है उनका अपना, सरफराज नवाज साहब का, बट सर ये एक आर्गुमेंट ये भी है कि ये पनामा केस के ऊपर से क्योंकि फाइनली फैसला आने वाला है तो ये तवज्जो हटाओ मैच मुमकिन तौर पे हो सकता है। देखिए बात यह है कि जहाँ तक नजम सेठी का ताल्लुक है, आपको याद होगा जब बलूचिस्तान में मिलिट्री एक्शन हो रहा था 1974 में, ये बंदा वहाँ से लंदन से आया, ये उस वक्त चीफ गुवेरा बने हुए थे, ये और राशिद रहमान, जसर रहमान का बेटा, ये बलोची सरदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ते रहे हैं। They were actively participating in a war. सर लेकिन उस तारीख अब मेन स्ट्रीम में आ गए ना सर, अब तो मेन स्ट्रीम थोड़े बात अच्छा, इस तरह नहीं होता। इसको आप आगे आर्गुमेंट देखिए, बात यह है कि 3 स्टेटमेंट आप देख लें, उसके बाद आप एक नरेंद्र मोदी का 15 अगस्त 2016 का लाल किले से स्टेटमेंट, दूसरा कुल भाषण यादेव का जो उसका जो इंकशाफात उसने दिए बलूचिस्तान में और कराची के बारे में ट्रेनिंग फंडिंग के, तीसरा जो है अपना अजय दीवाल का जो प्रेजेंटेशन, उसकी एक वीडियो आई उसमें जो उसने अपना कोल्ड स्टार्ट वॉर एंड 4th जनरेशन का कॉन्सेप्ट दिया, जिसका जवाब राइल साहब ने पाकिस्तान को विद इन
पाकिस्तान को हम जो है कैसे खत्म कर देंगे। destroy करेंगे, ठीक। अब चीज है आपका जनरल बाजवा का अपना टेलीफोन टू अपना जनरल निकलसन कि आप इनको समझाएं अपनी अफगानिस्तान से कंट्रोल गवर्नमेंट को करें, ठीक। कि हमारे 76 बंदे करें, फिर अशरफ गनी को अब एज ए गारंटर ऑफ पीस, गारंटर ऑफ अमन ऑफ लाहौर आप कहें कि मोदी को भी बुला लो, इनवाइट करो ऑफिशियली, अपना जो है अपना जो प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान अशरफ को गनी भी बुलाओ, और मियां नवाज शरीफ भी बैठे एज ए गारंटर ऑफ अमन सीती। अगर वो तो आर्मी चीफ को भी बुला रहे हैं, अगर ये उनकी ख्वाहिश है कि वो भी आगे अगर ये दोनों क्यों नहीं बुला रहे हैं? अगर ये दोनों नहीं आते, उसी उनको फॉर्मली इनविटेशन दिया, अगर ये दोनों नहीं आते और फिर कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो दैट मीन कि इंडिया और अफगानिस्तान का ज्वाइंट हैंड है इन्वॉल्व। इमरान इंपॉर्टेंट कुछ नहीं सर, मैंने बाकी में इंपॉर्टेंट मानूं। बात कह दी, मेरे भी जेहन में ये बार बार बात आ रही है, आई एम श्योर बाकी लोगों में भी आ रही हुई कि नजम सेठी साहब ये बार बार क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी आर्मी चीफ का होना वहां पे बहुत जरूरी है। मैं नहीं, वो आर्मी चीफ के दावत तो किसी को भी नहीं भाई दे सकते। एयर चीफ भी तो है ना, नेवल चीफ भी है, तो और भी तो बड़े चीफ है पाकिस्तान में, व्हाई ओनली द सर आर्मी उनकी चीफ? एब्सेंस में नहीं लगा सकते, लेकिन ये तो सर देखें नहीं क्या आर्मी जरूरी चीफ है आएंगे तो वो ऑनर आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स फिक्सिंग लीग का फाइनल है तो उसमें आर्मी चीफ का होना जरूरी है, पहली बात ये। दूसरा उसको भी देखें मेरी ना। बात सुनिए, अच्छा अब इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जबरदस्ती खींच के थोड़ी लेना सर, मेरी बात इनविटेशन है, पहले भी दिया था। मेरी देखें, मैं आई लीव इट टू दी व्यूअर्स। ऑपरेशन रद्दुल फसाद का बैकलैश आना ही आना है, और आप ये हमें सर दुआ पहले कर- ज़रबे आज़म का आ रहा था, अब इसका भी आएगा सर। बिल्कुल आएगा। आपने पिछले एक हफ्ते में, पिछले 3 दिनों में 200 रेंजर्स और पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन हुए हैं, 600 से 800 बंदे आपने पकड़े हैं। मोटर वे के ऊपर पंजाब रेंजर और आर्मी के वहां पे चेकअप पॉइंट्स हो गए। ज्यादा डिटेल में ये जा रहे हैं इस ऑपरेशन में, वो बैकलैश आएगा सर, बाद में। सुन ले, ठीक। 50,000 हमारे शायकीन अंदर हो गए या बाहर हो गए। वी आर प्रेजेंटिंग अ ब्यूटीफुल टारगेट टू दी नहीं, अगर सर इनको बचा भी लेते हैं तो मेरा सवाल ये था कि क्या हम पाकिस्तान में क्रिकेट बेहतर कर लें इससे, अगर हम इस दिन को बचा भी लेते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है हमारी कैपेबिलिटी, इतनी कैपेसिटी तो है कि हम अगर चाहें तो फाटा में क्रिकेट मैच करवा सकते हैं। वो इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, अगर करवाना चाहे एक मैच तो सर हम करवा ही सकते हैं ना। चले एक मैच करा लेंगे, लेकिन नॉर्मल लेकिन क्या उससे हालात नॉर्मल हो जाएंगे? इमरान, क्या उससे नहीं। टीमें आना शुरू हो जाएंगी? नहीं, इसकी वजह यह है कि सबको दुनिया में पता है कि ये एबनॉर्मल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिक्योरिटी सूरत हाल में जिसमें पाकिस्तान आर्मी अच्छा, मोबिलाइज चलो, होती है उसमें किया गया। मैं- नॉर्मल सिक्योरिटी हालात में अगर आप ये कराते हैं तो बिल्कुल ठीक है, उससे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। और अरे एक ठीक चीज- है, एक लास्ट पॉइंट, दुआ ये करें कि अगले 5 दिनों में, अल्लाह ना करे अगले 5 दिनों में बिफोर द PSL आप उस दिन पे फोकस कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं दुआ करें अगले 5 दिन में कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। आमीन। एक ब्रेक हैं, शाहिद लतीफ साहब से वापस आकर हम सिक्योरिटी के इस इशू के ऊपर बात करेंगे, और साथ ही साथ ये पख्तूनों की तरफ से शिकायत की जा रही है और हमें बेशुमार फोन आ रहे हैं पख्तूनों के कि हमें हरासा किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, लेकिन पंजाब की हुकूमत ने और यहाँ के कुछ जिम्मेदारों ने यह बताया कि यह भी रॉ की साजिश है और इंडिया इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है और पंफलेट बांट रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या जो हमारी पुलिस है उसको भी रॉ इस्तेमाल कर रही है, उनको समझा रही है कि आप जूते मारें और उठा उठा के गाड़ियों में फेंकें और जलील करते हुए थाने ले जाएं? क्या यहाँ पे भी उनकी इतना इन्फ्लुएंस तो उनका नहीं हो सकता? और इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ जो है वो इसके ऊपर जो है वो अपना मौक़िफ़ दे रही है और उसको मिस इन्फॉर्मेशन कहा जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, शाहिद लतीफ साहब से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी शाहिद लतीफ साहब, ये जो एक तासुर पैदा किया जा रहा है या अनफॉर्चुनेटली हो गया है? अगर तो हो गया है तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और अगर ये पैदा किया जा रहा है प्लानिंग के तहत दुश्मन मुल्क की एजेंसियों की तरफ से, तो फिर भी इससे निमटना पड़ेगा कि पश्तूनों के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है बाकी सूबों में। देखिए बात यह है कि कुछ चीज़ें हम उनको मफरूज़ा या उनको क़यास आराइयाँ ना समझें, हक़ाइक़ हैं। मसलन किसको नहीं मालूम कि इस वक्त हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान मिलकर दोनों की एजेंसीज रॉ और NDS किस हद तक आपस में उनका तावन है पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए। पाकिस्तान में हर वो चीज़ वो करने में कोशिश हैं जिसके तहत पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया जाए, बदअमनी, खौफ व हरास पैदा किया जाए, और जो हमने फ़वाइद हासिल किए थे ज़रबे अज़ब के उनको ज़ाइल किया जाए। ये नज़र आ रहा है ना। हमारा काम ये था कि ज़रबे अज़ब के बाद हम बाकायदगी के साथ
इस पूरे मिशन को, ये जो फॉलो अप था उसको आगे लेकर चलते, हमने इब्तदा ठीक की थी जिसके तहत हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाई थी, हमने नेक्टा की बात की थी, ये 2 साल हमने जाया कर दिए। लिहाजा दुश्मन को मौका मिल गया कि जी ये समझते हैं, हमने दुनिया में अनाउंस किया कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी, बिल्कुल तोड़ी, मगर हमें यह भी मालूम था कि ब्लो बैक वहां से होगा, रिएक्शन होगा। हमने उनको सेटल होने के लिए स्लीपर सेल्स उनके कायम होने दिए, फिर हमने बहुत सारे वो लोग वहां से जो भागे उन्हें अफगानिस्तान में भी जाके सेटल होने दिया। आज वो दाइश के साथ मिलकर पाकिस्तान पर फिर हमलावर हो गए। और जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, किसको नहीं मालूम कि उन्होंने कहा था ना कि हम CPEC कामयाब नहीं होने देंगे, ख्वाह इसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। क्या हम भूल गए? अजीत डोवल का यह बयान है जो उनका सिक्योरिटी एडवाइजर है। तो लिहाजा इन 2 सालों में हम ख्वाबे खरगोश के मजे लेते रहे। तो आज जब ये दोबारा एक नई लहर आई है, इसको पूरी दुनिया वॉच कर रही है, हम किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। इस वक्त हमें दुख और तकलीफ इस बात की होनी चाहिए कि दुश्मन फिर से हम पर गलबा हासिल कर रहा है और हम डिवाइडेड हैं, भारत और फिर अफगानिस्तान, और हम जो हैं आपस में भी डिवाइडेड हैं। आज भी हम वो काम नहीं कर पाए, और अब जबकि रद्दुल फसाद होने जा रहा है, ये तो मजबूरन फौज को ये ऑपरेशन करना पड़ रहा है। जैसे उन्होंने ज़रबे अज़ब किया था, उस वक्त भी ऑपरेशन अनाउंस हो गया SPR की तरफ से, बाद में हुकूमत ने उसकी ओनरशिप ले ली। आज भी बिल्कुल वही हुआ है कि जब रद्दुल फसाद अनाउंस हो गया, प्राइम मिनिस्टर साहब तुर्की में खड़े होकर कहते हैं कि यह फैसला प्राइम मिनिस्टर हाउस में चंद दिन पहले हो गया था। अगर हो गया था तो आप तुर्की जाने से पहले अनाउंस करते। इस वक्त मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। मान लिया कि यह काम फिर से फौज के कंधों पे आ गया, यह सिविल इदारों का काम था, नहीं किया, मगर अब जब हमारे कंधों पे आ गया है तो खुदारा इस काम को पहले ऐसन तरीके से कीजिए। आप एक मैच करके दुनिया को सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि जनाब हमने दहशतगर्दी का काबू पा लिया, हमारी बदनामी फिर से हो चुकी, हमारे बारे में दुनिया जो है फिर शक्को शुबहात का शिकार हो गई, जबकि दुनिया आपके ऑपरेशन को, ज़रबे अज़ब को बड़ी तारीफ की निगाहों से देख रही थी, मगर आज फिर से उसके ऊपर सवालिया निशान उठ खड़े हुए। तो ये मैच की बजाय हमें असल में वो काम करना चाहिए जिसके तहत पाकिस्तान का खोया हुआ इंप्रेशन हम फिर से उसको ठीक करें, और अब हम तहैया करें इंप्रेशन, इंप्रेशन, ये राइट वर्ड आपने राइट वर्ड चूज किया है, उसको जाया नहीं होने देंगे। ठीक, इंप्रेशन की आप रहे हैं। हमारे खिलाफ बड़ा खौफनाक प्रोपेगेंडा हुआ है पूरी दुनिया में। देखें तारिक मीर्जा साहब, और मुल्कों में भी दहशतगर्दी के हमले होते हैं, और लेकिन अगले दिन वहां मैच हो रहे होते हैं, फेस्टिवल्स हो रहे होते हैं, पूरी दुनिया से लोग वहां जा रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान का, क्योंकि इंडिया ने बाकायदा प्लानिंग के तहत और पाकिस्तान के दूसरे दुश्मनों ने यह बताया कि यह खुद रियासत दहशतगर्द है, यानी हम ऐसे बिल्कुल नहीं हैं जो हमें दुनिया के सामने बनाकर पेश किया गया। दूसरे मुल्कों से हमारा क्या यह फर्क एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से बैनुल अक़वामी खिलाड़ी नहीं आते, लोग आते हुए डरते हैं, सयाह आते हुए डरते हैं? इस इमेज से जान कैसे छूटेगी सर? और हमने जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको सारों को, कभी वो मशरकी बॉर्डर पे है, मगरबी बॉर्डर पे है, रद्दुल फसाद भी है, इतने सारे महाज सर, और अब ये मैच भी। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखें, ये पाकिस्तान पर अमेरिका की मुसल्लत करदा जंग के नताइज जो हैं, ये उनका 16वां साल है 9/11 के बाद से लेकर अब तक। मैं बहुत पीछे तो नहीं जाता, लेकिन पिछले 1-2 दिन की जो वाकयात हैं उनके अंदर आज याहू पर बहुत बड़ी स्टोरी लगी हुई है कि G7 मुल्कों की जो फास्ट एक्शन टास्क फोर्स है उसने पाकिस्तान को 3 महीने की वार्निंग दी है कि या तो पाकिस्तान की हुकूमत टेरर फाइनेंसिंग, यानी दहशतमर्दों को जो सरमाया फराहम किया जाता है बैंकारी के निजाम और दूसरे तरीकों से, या तो उसको रोक दे, या फिर 3 महीने के बाद पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी बैंकारी के निजाम से निकाल देना चाहिए। इसके पीछे उसी स्टोरी के अंदर बड़ी तफसील से दर्ज है कि अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से मुराद काबुल की हुकूमत और नई दिल्ली और नरेंद्र मोदी, इन दोनों इंडिया, इन दोनों मुल्कों की ईमा पर और G7 की इस टास्क फोर्स की उसे क्या कहते हैं, बैकिंग की बुनियाद पर, इस पुष्पनाई की बुनियाद पर ये 3 महीने की वार्निंग जारी हो चुकी है। अभी तक इस गुफ्तगू के अंदर सारी बातों का जिक्र हुआ है, लेकिन मैं जरा जिक्र कर दूं ECO कॉन्फ्रेंस का,
جو کہ شروع ہونے والی ہے ایک دن کے اندر, ٹھیک, بلکہ چند گھنٹوں کے اور اندر. عام تعطیل کا اعلان بھی آپ کیا غور راولپنڈی کریں میں. کہ پاکستان کی جی پاکستان کے سب سے 10 ملکوں کے سربراہان وہاں آ رہے ہیں, اور ان کے تحفظ اور سیکیورٹی کے لیے تمام ملک کی توجہ ہونی چاہیے, تمام وسائل وہاں ہونے چاہیے, تمام منصوبہ بندی وہاں ہونی چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جواریوں کا ایک گروہ جس کے سربراہ نجم سیٹھی سر یہ آپ فیصلہ تو نہ دینا ان کے خلاف, اپنی طرف لے گئے ہیں. آپ فیصلہ نہیں دیں ان کے خلاف سر, وہ تو 5 تاریخ کو میچ ہے. لیکن میں نجم سیٹھی صاحب اگر یہاں پہ موجود ہوتے, ان کا موقف ہوتا, تو وہ آپ سے خود بات کر لیتے. لیکن پروگرام کا ہوسٹ ہونے کے ناطے سر میں ان کا موقف تو آ چکا ہے اور آپ تمام چینل دے چکے ہیں. دیکھیے ابھی چند دن پہلے صورتحال یہ ہے, ہمارے ملک کا وزیر اعظم اور ہمارے ملک کے مفادات ایک ساتھ نہیں چل رہے ہیں, اور نجم سیٹھی صاحب اسی ایک سکیم کا حصہ ہیں. انقرہ کے اندر کھڑے ہو کر پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ دوسری بار بات کہی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کو ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب ہے ہماری طرف سے کون کر رہا ہے سر؟ 50% کا تو مجرم ہے. یہ 50% تو پھر ہمارے اوپر بھی, ہمارا ذمہ بھی ہے 50%. یہ جو میاں صاحب نے کہا اس کے مطابق جی وزیر اعظم کا بیان ہے حکومت وقت کو یہ بتانا چاہیے خلاف نہیں کرنی کہ چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں اس میں, ہم کیا ہیں اس میں, ہماری میں ذمہ اس داری طرف آ کتنی رہا ہے, ہوں. کتنی سازش ہم کر رہے ہیں. بریک کے بعد سر, بریک لیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ احمد رضا کفیل صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ فیصلہ, کیونکہ ان کے خلاف فیصلہ تو پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کہتی ہے, پی ایم ایل این کے خلاف نہیں آتا, لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ شریف برادران کے خلاف فیصلہ آ جائے گا, پاناما کا, اس خاندان کے خلاف. یہ ان کو خبر کسی نے دی ہے, کافی دنوں کے بعد بولے ہیں, یا ان کی اسیسمنٹ ہے, خواہش ہے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ بالکل قریب ہے اب تو. دیکھیں ایک سٹیج لائف میں آتی ہے کہ when you reach to the highest position, اس کے آگے نہیں جا سکتے. انسان کی جبلت میں ہے کہ میں نے مر جانا ہے, میں کچھ ایسا کام کر جاؤں تاکہ میں تاریخ میں پرزرو ہو جاؤں. تاریخ عہدوں سے یاد نہیں کرتی, ایونٹ سے یاد کرتی ہے. 1707 میں اورنگزیب کا انتقال ہوتا ہے, اور 150 سال کے بعد تاریخ نے پرزرو کیا بہادر شاہ ظفر کو, جو کہ کمزور ترین بادشاہ تھا وزیر, اور 150 سال میں روز بادشاہ ہندوستان کا دلی میں, nobody knows. تو تاریخ جو ہے عہدوں سے یاد نہیں کرتی, ایونٹ سے. ایک آدمی کو ہوتا ہے جب ایونٹ مثلا جب آتا ہے اپنا جسٹس منیر کا ذکر, تو گفتگو کا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے. مولوی تمیز ناغا کیس, اور جی جمہوریت کا وہاں پٹا فیصلے یاد رہتے ہیں ججز کی. So I personally feel کہ this is a case of history and there will be a historical decision. عمران ویری کوئکلی, Historical decision. عمران ویری کوئکلی, Historical decision. یہ جو لائکلی ورڈکٹ ابھی آ رہا ہے, میری نظر میں یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا ٹو دی کرپٹ اینڈ پاورفل ایلیٹ ان پاکستان. جج صاحبان نے خود کہا ہے کہ 20 سال کے اس کے امپلیکیشن جو ہیں وہ چلتے رہیں گے. لیکن یہ بات تو کنفرمڈ ہوگی, ہماری اپنی اسیسمنٹ ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میاں صاحب کو کوئی کلین چٹ ملے, نمبر 1. نمبر 2, ہاں نہیں سزا ملے تو یہ بھی سوال پیدا نہیں ہوتا. میں مکمل کرنے دینا. جو ایک لفظ تھرو آؤٹ دی پروسیڈنگز آتا رہا ہے وہ ہے, جج صاحبان بولتے رہے آنیسٹی آنیسٹی آنیسٹی, اور میں بتاؤں نہ ان کو منی ٹریل ملی, نہ ان کو اپنا صحیح طرح سے ان کو ایویڈنس پیش کیا گیا, کتری لیٹر اپنا مس ریڈنگ. میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ, اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے محترم ججز کی کیا سوچ ہے, کیا وہ ایک تاریخی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب بادی نظر میں ان تمام چیزوں کی وجہ سے نواز شریف صاحب اب آرٹیکل 62 صادق اور امین نہیں رہے. عمران خان, میں ایک ریکویسٹ کروں گا ججز کو کہ decision should be as quickly as possible, کیونکہ the entire state of Pakistan کی گورنمنٹ grinding halt پہ آ چکی ہے. Nothing is moving. Nothing is moving. It should be decided as soon as possible. اگر وزیر اعظم پاکستان کے خلاف یا ان کی فیملی کے خلاف کوئی کمیشن بن جاتا ہے, دین میاں صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے یا کرنا ہوگا, یہ اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں. شاہد لطیف صاحب. جی بالکل, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے, اور تاریخ ساز ہی فیصلہ اس میں سے آنے کی امید ہے. ٹھیک سر, انڈر آرٹیکل 190 پورے پاکستان کے ادارے سپریم کورٹ کے فیصلے کے پیچھے ہوتے ہیں.